हेलो, मेरा नाम है शाहिदुल। आज मैं क्लास 11th का फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इससे हम जेईई नीट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं जो उस सिस्टम का या उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास उसी पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। अगर हम कंसिडर करें ये सिस्टम बना हुआ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स और उस पार्टिकल का मास कितना है m1 m2 m3 अप टू डॉट डॉट mn, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं पूरा जो सिस्टम में पूरा जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो होल मास है एक पॉइंट पे क्या होता है, कंसंट्रेट होकर रहता है। उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास होता है cm, सेंटर ऑफ मास इज द एवरेज पोजीशन of the object or of the system of the object where all the mass is assumed to be concentrated. Assume to concentrate मतलब सेंटर ऑफ मास एक वो पोजीशन है, वो पॉइंट है जहाँ पर हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, जब पूरा ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है वो इस पॉइंट में कंसंट्रेट होकर रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली बात तो ये है। तो अगर हम बात करें जब पहले जैसे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने पढ़ा था, F इजिकल टू एम इंटू ए, यहाँ पर जो ए होता है वो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। मतलब आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है और जिसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है जो हमने पढ़ा था, लेकिन ए जो लिया गया है इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। सिमिलरली अगर हमने मोमेंटम की बात की पहले, जो एफ पी इजिकल टू एम बी, और यहाँ पर भी जो भी जो है ए भी क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक क्या है, बॉल है, और उस बॉल को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन दिया कुछ भी u या v वेलोसिटी से। तो ये बॉल क्या करेगा, ऊपर ऐसे जाएगा भी, मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन तो करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेगा, ये बॉल जो है ये क्या करेगा, स्पिन करेगा। मतलब इस बॉल जब यहाँ पर होगा तो यहाँ पर अगर हम ए पार्टिकल कंसिडर करें तो ए पार्टिकल नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके, मतलब इसका साइड का जो पार्टिकल है वो हमेशा स्पिन करते रहेगा। तो उस पार्टिकल को अगर मोशन को स्टडी, मतलब ए अगर पार्टिकल जो है इस पार्टिकल का स्टडी करना बहुत मुश्किल है। क्यों, ए ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसका मोशन, इसका जो पाथ है वो साइक्लोइड होगा और इस पाथ का इक्वेशन हम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम कंसिडर करें इसका सेंटर ऑफ मास, ये जो पोजीशन है इसका बीच में, ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है और इसको हम स्टडी करें, इसको अगर हम देखें तो हमें ये दिखेगा इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो सिंपल एक पैराबोलिक पाथ होगा, और इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं और इसको स्टडी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास हमें पढ़ना जरूरी होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में स्टडी करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास जरूरी है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो सबसे आसान इजी पाथ चूज करता है मोशन के लिए, और इसीलिए इसके बारे में स्टडी करना हमें क्या होता है, बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास समझ लिया तो सेंटर ऑफ मास क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन को स्टडी करने के लिए सेंटर ऑफ मास हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब बात आती है, अगर हमने सेंटर ऑफ मास समझ लिया तो सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कैसे करें। तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते कोई भी एक पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ऑफ है पार्टिकल, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं जो कोई भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं और ऐसे हम निकाल कैसे पाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, क्या है, बना हुआ है, जो पार्टिकल m1 है,
m2 है, इस पार्टिकल का m3 है, ऐसे डॉट डॉट अप टू डॉट डॉट mn है, हम मान लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसका ओरिजिन डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें ओरिजिन बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं जो m1 पार्टिकल है, इसका जो सेंटर ऑफ पोजिशन वेक्टर है r1 है, m2 का जो पोजीशन वेक्टर है r2 है, और m3 का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं r3 है, और ऐसे करते करते mn तक जाएंगे। तो अगर हम इस सिस्टम का टोटल मास निकालें तो टोटल मास क्या होगा, ऑब्वियसली टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल M अगर मान ले, इस मास सारे इंडिविजुअल मास का सम होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू डॉट डॉट mn, और ये जो मास होगा इस कैपिटल M को हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi। तो इक्वेशन नंबर 1, i इज इक्वल टू 1 टू क्या आ जाएगा n, i इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा। तो अगर हमें इस सिस्टम का मास पता चल गया, अब इस इंडिविजुअल सिस्टम, अगर ये सिस्टम क्या है, मोशन में है, इफ द सिस्टम या ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, मोशन में है, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ पर है, मोशन में है, तो इसका जो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल है इसका वेलोसिटी भी होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, इंडिविजुअल वेलोसिटी होगा। मतलब v1 के लिए जो वेलोसिटी होगा वो dr1 डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा, v2 का जो वेलोसिटी हो वो dr2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, dt, और ऐसे करते v3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dr3 डिवाइडेड बाई dt। तो इसको अगर हम इन जनरल लिखें तो बी आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dri डिवाइडेड बाई dt, dri डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, dt। तो इस सिस्टम का, अगर इस सिस्टम का हम मोमेंटम निकालें, जो मोमेंटम क्या होगा फिर इंडिविजुअल मोमेंटम, जो मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम ऑब्वियसली होगा जो p1 इज इक्वल टू इंडिविजुअल का मोमेंटम होगा m1 v1, उसके बाद p2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 v2। तो इसको अगर हम इन जनरल लिखे तो इन जनरल हम कैसे लिख सकते हैं, जो पी आई इज इक्वल टू एम आई इंटू बी आई। तो ये तो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम आ गया है, लेकिन अगर टोटल मोमेंटम निकालना हमें, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली टोटल मोमेंटम अगर p है तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ पी आई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो समेशन ऑफ मतलब i इज इक्वल टू 1 टू n लिमिट होगा, i इज इक्वल टू 1 टू n एम आई बी आई ए हो जाएगा। तो ये अपना टोटल मोमेंटम हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं। लेकिन इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो तो हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम, टोटल मोमेंटम हम कैसे निकाल सकते हैं, जो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल M मतलब मास ऑफ द होल सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर VCM क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ CM। तो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर क्या दें, 3 दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमें क्या मिलता है, जो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट इधर जो m इंटू बी सी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ i इज इक्वल टू मतलब 1 टू लिमिट n इंटू एम आई इंटू बी आई, यही हम लिख सकते हैं दोनों इक्वेशन, 2 और 3 नंबर इक्वेशन से। तो इसको अगर और हम डिटेल में लिखें तो कैपिटल M और बी सी एम को हम क्या लिख सकते हैं, dr(Cm) डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, इस तरफ भी हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ 1 टू n लिमिट इंटू एम आई इंटू डी आर आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, dt, यही आ जाएंगे। इसको अगर हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को अगर बाहर ले जाएं तो d अपॉन क्या आ जाएगा, dt, d अपॉन dt इंटू कैपिटल M इंटू आर सी एम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बाहर ले d अपॉन dt, d अपॉन dt इंटू समेशन ऑफ 1 टू n लिमिट एम आई इंटू आर आई, यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर बोथ साइड में हम इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पर रह जाएगा m इंटू आर सी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 टू n एम आई इंटू
आर आई। हमारा इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आर सी एम इजिकल टू कितना आ जाएगा, द समेशन ऑफ लिमिट 1 to n m i r i डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। और इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं, जब आर सी एम इजिकल टू समेशन ऑफ 1 to n m i r i डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई। इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं। तो ये जो अपना फॉर्मूला आया यही होता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो ये तो अपना सेंटर ऑफ मास का, कोई भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, डिराइव करते हैं। तो अगर हमें एक्स सी एम निकालना है, तो हमें क्या मिला, द आर सी एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई क्या मिला, समेशन ऑफ एम आई। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ गया। अगर हम क्या करें, एक्स सी एम निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली सिर्फ एक्स मतलब एक्स एक्सिस का सेंटर ऑफ मास क्या होगा वो निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। सिमिलरली अगर वाई सी एम निकालना है, वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो समेशन ऑफ एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। लिमिट हमारा आई इक्वल टू 1 to n है सबके केस में। और जेड सी एम इक्वल टू कितना होगा, सेम होगा समेशन ऑफ एम आई जेड आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। तो अगर आपको आर सी एम निकालना है ऐसे वेक्टर फॉर्म में, तो आर सी एम इक्वल टू कितना होगा, आर सी एम इक्वल टू एक्स सी एम आई कैफ प्लस वाई सी एम जे कैफ प्लस जेड सी एम इंटू के कैफ। ये आ जाएगा अपना तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। ये तो आ गया। तो कोई भी सिस्टम का अगर सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, तो ये सारे फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो इन जनरल फार्मूला है। ये तो अपना x का है, ये अपना x का है, y का है, z का है। ये हमारा क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फार्मूला है। अगर हमें ये बोले जो सेंटर ऑफ मास ऑफ दो पार्टिकल्स, मतलब आपके पास क्या है, टू पार्टिकल्स है जिसका आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सी एम ऑफ टू पार्टिकल्स सिस्टम, मतलब दो पार्टिकल सिस्टम का आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हमारे पास एक क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक का नाम है m1 दूसरा का नाम है m2 और दोनों एट ए डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस में है, r डिस्टेंस में। कितना डिस्टेंस में है, दोनों का बीच का डिस्टेंस r है। तो इसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम बेसिकली यहाँ पर एक ही चीज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा काम जो होगा, हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिन डिसाइड करेंगे। क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ऑब्वियसली डिस्टेंस होता है। तो उस डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ओरिजिन डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस दोनों मास में से कहीं किसी को भी हम ओरिजिन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, या इसका बीच में भी हम कर सकते हैं। तो ये आ गया अपना एक्स एक्सिस, ये आ जाएगा अपना वाई एक्सिस। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन डिसाइड करेंगे। और अपना जो आर सी एम का फॉर्मूला है वो तो हमने पहले ही निकाल लिया। आर सी एम इजिकल टू क्या है, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एम आई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों मास एक्स एक्सिस में है, तो हम सिर्फ एक्स सी एम निकालेंगे। तो एक्स सी एम इजिकल टू कितना आ जाएगा अपना, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये अपना फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर हम पोजीशन देखें, अगर हम यहाँ पर हम पोजीशन देखते हैं, तो यहाँ पर जो x1 का पोजीशन है वो क्या है भाई, 0 है। तो एक्स सी एम इजिकल टू कितना आ जाएगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू
x2, और x2 मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, और यहाँ का डिस्टेंस हम x भी मान सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब ये फॉर्मूला अपना क्या आ गया, m2x डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आ गया अपना टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। ये आ गया अपना टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। तो अगर हम इस ओरिजिन को सेंस भी कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया, ये डिस्टेंस क्या है अपना c है, ये सेंटर ऑफ मास इधर है c है, ओरिजिन सेंस कर रहा है, तो ये r1 आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा r2। तो r1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली इतना ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो सिंपल ऐसा r इजिकल टू क्या आ जाएगा, सॉरी r1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकला, सॉरी एक सेकेंड, m2x था और x की जगह क्या आ जाएगा अपना r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब ये जो अपना फॉर्मूला है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने पहले इसको r1 मतलब सेंटर ऑफ मास है अपना, r1 है, ये कितना है r2 है, ओरिजिन है। अब हम सेंटर ऑफ मास से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सॉरी एक सेकेंड, तो ये अपना r1 का वैल्यू आ गया। तो ऐसे इससे सिमिलरली करके हम r2 का वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। r2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, r माइनस r1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर पुट करें, r माइनस m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये आ गया। और इसका अगर एलसीएम ले तो m1r प्लस m2r माइनस m2r डिवाइडेड बाई क्या आ जाएंगे, m1 प्लस m2, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो r2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा अपना r2। r2 को यहाँ एक सेकेंड, तो अपना r1 ये है, ओरिजिन से यहाँ से, मतलब m1 को हमने ओरिजिन मान लिया, तब r1 का वैल्यू, m2 को अगर हमने ओरिजिन मान लिया, फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या पर है, सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल पोजीशन तो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इसका जो एक्चुअल लोकेशन जो वो यहाँ पर ही रहेगा, लेकिन इसका जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा। तो यह आ गया अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला टू पार्टिकल सिस्टम का। अब अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होता है। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, जो cm सेंटर ऑफ मास आर ऑलवेज लाइज नियर हेवियर ऑब्जेक्ट। हेवियर ऑब्जेक्ट मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहता है, जिसका मास ज़्यादा है उसके पास रहता है। तो यहाँ से हम एम आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं। और यहाँ से भी एक फार्मूला आ जाता है अपना m1r1 इजिकल टू m2r2। जब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहता है तो ये वाला फार्मूला हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इफ ऐसे भी हो सकता है, इफ दोनों मास सेम है, m1 इजिकल टू m2 होता है, तो वहाँ पर जो हमारा फार्मूला था ये वाला, जो r1 इजिकल टू कितना था, m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो अगर अपना m1 और m2 सेम हो गए, तो हमारा r1 या rcm इजिकल टू कितना आ जाएगा, r डिवाइडेड बाय 2। मतलब दो मास के बीच में जितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के बीच में आ जाएगा अपना सेंटर ऑफ मास, अगर दोनों मास क्या है, इक्वल है। तो अब हम अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, जो हमारे पास दो मास है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं पहले,
उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लेते हैं, एक सेकंड, एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो मान लेते हैं 2 मीटर है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और मान लेते हैं जो इस स्क्वायर का हर एक साइड में एम मास पड़ा हुआ है, हर एक कॉर्नर में। यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी क्या है, एम है, और यहाँ पर भी एम है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा वो हमें निकालना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, हम क्या करेंगे, एक ओरिजिन को पहले क्या करेंगे, चूज करेंगे। किसी को भी ओरिजिन चूज कर सकते हैं। तो ये अगर अपना क्या है, ओरिजिन है, इसको हमने ओरिजिन मान लिया, तो ए क्या आ जाएगा अपना एक्स एक्सिस, ए क्या आ जाएगा अपना वाई एक्सिस। तो ओरिजिन मानने के बाद, एक ओरिजिन चूज करने के बाद हमें हर मास का क्या करना पड़ेगा, पोजीशन निकालना पड़ेगा। इसमें क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हर एक साइड 2 मीटर का है, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। इसमें एक्स का वैल्यू तो 0 आ जाएगा, वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और इसमें एक्स का वैल्यू भी 2 है, वाई का वैल्यू भी क्या है 2 है। तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो सिंपल सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें क्या है पता है, जो वी नो दैट आर सी एम, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये क्या है, इसके पास एक्स एक्सिस का भी सेंटर ऑफ मास होगा, वाई एक्सिस का भी सेंटर ऑफ मास होगा, और दोनों का अगर हम इंडिविजुअल निकालें तो एक्स सी एम का हमें पता है क्या होता है, m1 r1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। यहाँ आ जाएगा, अगर हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे इसका m सबका क्या है m, तो m इंटू कितना यहाँ पर 0 प्लस इसमें कितना, इसका आ जाएगा m इंटू 2 प्लस इसका m इंटू 2 और प्लस इसका m इंटू 0 डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो जाएगा 4m। तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और लास्ट वाला भी क्या आ जाएगा 0। तो 2m प्लस 2m 4m डिवाइडेड बाय 4m, 4m डिवाइडेड बाय 4m, तो कैंसिल होकर अपना जो एक्स है उसका वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर। तो सिमिलरली अगर हम वाई का वैल्यू निकालें, वाई तो वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा m1 इंटू x1 मतलब m इंटू y1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस दूसरा पेज में करते हैं, अगर जगह नहीं होगा। अगर हम वाई निकालें तो वाई इजिकल टू फॉर्मूला यही है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4। ये हो गया अपना फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो सबसे पहले m1 का वैल्यू तो m ही है, y1 का वैल्यू 0 है, m2 का वैल्यू m है, y2 का वैल्यू भी क्या है 0 है, m3 का वैल्यू m है, y3 का 2, m4 का m, इसका भी 2, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4m 4m। तो इसका भी 4m डिवाइडेड बाय 4m। तो वाई का जो वैल्यू आ गया वो अपना कितना आएगा 1 मीटर।
मतलब अगर हमें RCM निकालना है तो हमें पता है XCM I कैप प्लस YCM J कैप। मतलब RCM का वैल्यू अपना क्या आ गया, I कैप प्लस J कैप, ये आ गया अपना RCM का वैल्यू, RCM का वैल्यू। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही स्मॉल सा प्रॉब्लम था। तो ऐसे भी और भी बहुत जो ऑलरेडी JEE या नेट है उस टाइप का प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सारा और जो JEE मेंस या एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है या नीट का जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।